नाइन्थ बड़ी तकलीफ वाली है। नाइन्थ का जो कोर्स है ना, अब सर एट्थ से आ तो गए, लेकिन भाई सर भैया दिमाग खराब हो गया। कोई इजी लैंग्वेज में समझाता ही नहीं। टीचर क्लास में खड़ा कर देगा, बोलेगा तुम रीड करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं नहीं करना है। क्या होता है भाई, ये कोई तरीका है क्या बच्चों को समझाने का? है टेंशन मतलब। हर्षल भैया है ना तुम्हारे साथ, सब कुछ डिटेल में बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। एकदम प्रॉपर प्रॉपर साइंस आपका 9th क्लास का रिवीजन करने के लिए वन शॉट वीडियो आ गया है चैनल पे। जल्दी से लाइक करो, कमेंट करना, मैं जो जो सवाल पूछूंगा, अगर नहीं पूछे तो तुम्हारी किस्मत, लेकिन आ गई एग्जाम पास में। फटाफट फटाफट इस वीडियो को रिवीजन के लिए देख लो। एक एक डिटेल बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। एग्जाम क्वेश्चन पेपर इसी में से मैंने कहा, ठीक है। इसके बाहर अगर कुछ पूछ लिया ना तो चैनल हाथों हाथ अनसब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं छोड़ूंगा। एक एक डिटेल अपन बात करेंगे, क्या होती है वैलेंसी, क्या होते हैं सारे चैप्टर, ब्ला 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 ब्ला। तो चलो शुरू करें। 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दिया है। हर्षल भैया के चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या होता है भाई मैटर? तुमको पता है इस दुनिया में सब कुछ मैटर करता है। इस दुनिया में हर एक चीज इतनी जरूरी है ना कि क्या बताऊं भाई, छोड़ ही नहीं सकते। एक गर्म चाय की प्याली हो, या फिर एक ग्लास जिसमें लाल लाल चीज और उसके अंदर आइस क्यूब डाल दी हो, बर्फ की गोली डाल दी हो। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन यही है। अरे भाई ये दुनिया जो है ना, ये एक बहुत अजीब जगह है। कहीं गर्म चाय है, कहीं बर्फ की ठंडी ठंडी गोली है। पर दोस्तों, चाय हो या बर्फ, सब कुछ एक ही चीज से बना है। किस चीज से बना है? मैटर से बना है। किससे बना है भाई? मैटर से बना है। मतलब सब कुछ एक मामला है, और आज हम यही मामले को सुलझाने आए हैं। क्यों घबरा रहे हो? तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, बहुत आसान भाषा में समझेंगे इस चैप्टर को। मेरे साथ बने रहना, तुम लोगों को बड़ा मजा आएगा। और वीडियो अच्छा लगे ना तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और गारंटी दे देना कि सब कुछ सीख जाओगे। तो एक काम करो, बैठे हो ना फ्री, वीडियो देख रहे हो, तो एक ग्लास उठाओ, उसमें डालो पानी, उसमें डालो चीनी और उसको घोल दो। जोर जोर से घुमा दो यार, क्या दिखा? अरे सर चीनी तो गायब हो गई। अरे चीनी गायब नहीं हुई, ये कोई चमत्कार उमत्कार नहीं है। ये है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या है भाई? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में घुल गए, मिक्स हो गए, डिसॉल्व हो गए, बट गायब नहीं हुए। ये किसी मैजिशियन का जादू नहीं है, यही तो है मुन्ना साइंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर। केमिस्ट्री ना परेशान हो जाते हैं हम। मत हो परेशान, हम बैठे कैसे परेशान हो रहे हो तो ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि मिक्स तो हुई, पर कितनी छोटी छोटी होगी ना, दिख ही नहीं रही है। गायब नहीं हुई, अभी भी बोल रहा हूँ गायब नहीं हुई है, छोटी छोटी हो गई है, पानी के साथ अलग अलग चीजों में डिसॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे एक सवाल उठ के आता है कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं? कितने? अरे दोस्तों, ये होते हैं एकदम माइक्रो, इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप के बिना देख पाना ही इम्पॉसिबल है। मतलब अगर किसी फ्रेंड का ईगो बड़ा हो जाए ना, तो उसको जाके बोल के ना कि तेरा ईगो मैटर के पार्टिकल से भी छोटा है भाई, कुछ नहीं है तेरे अंदर। हम तो हर्षल भाई की वीडियो सुन के आए हैं, तेरा कुछ नहीं भाई, तेरे को कुछ नहीं आता, जो है हमको ही आता है ना। तो समझ रहे हो ना? अरे बोल रहा हूँ भैया, सब्सक्राइब कर लो, मजा आएगी, आगे देखते शेयर करो, है ना। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ओहो सर क्या बोल गए? चलो भाई, अब इन पार्टिकल्स की 3 खासियत के बारे में जानते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियत, है ना। ये हमेशा मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। एक क्रेजी डांस मूव करते हैं, बढ़िया, डीचे की डीचे की डीचे की डीचे। यही तो है हमारा एटम भाई, बोलता घूमता फिरता इधर उधर टहलता, दोस्ती यारी में लगा रहता है। क्या होता है? इनके बीच में स्पेस भी होती है। एक फ्रेंड के साथ एक फ्रेंड चिपक कर खड़ा होता है। ये है ना, एकदम चिपके रहते हैं। जो स्पेसेस होती है ना, एकदम क्लोज क्लोज होती है इन लोगों की। तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो। ये एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? अट्रैक्ट भी करते हैं। एक मैग्नेट उठाओ, मैग्नेट के आगे क्लिप रख दो, क्लिप है ना चिपक जाएगी, है ना। तो यहीं से तो कंसेप्ट आया था। नो मेरे आशिक आवाराओ, इधर देख लो, ठीक है। अब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं तुमको बता दिया। तो ये क्या है ना, पार्टिकल्स का अपना भी एक स्वैग होता है। जितना सॉलिड मैटर उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। क्या बोला सर आपने? जितना सॉलिड मैटर उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सॉरी, ठीक है। जैसे एकदम जिम वाले अंकल, सब कुछ टाइट और क्लोज। और गैसेस, अरे उनका तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता है गैसेस का भाई, दूर रहती है। एक पार्टिकल इंडिया में रहता है, एक पार्टिकल जापान में रहता है ना। तो गैसेस तो दूर दूर रहती है, चिपका चिपकी नहीं करती वो, उनको नहीं जमता। सीधी सी बात है भाई, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग भी कभी कभी, है ना। तो इतना इतना चैप्टर तो समझ में आया ना? ज्यादा मुश्किल आ गया नहीं था। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब हम 3 बड़े बड़े अवतार्स की बात करते हैं। क्या भाई? कौन से अवतार सर? क्या बोल रहे हो?
है भाई। सबसे पहला, सॉलिड, मजबूत होता है, टाइट बॉन्डिंग करके रखता है, जैसे एकदम बेस्ट फ्रेंड्स। तुम लोग दोस्त हो, तुम्हारे दोस्त है तो तुम सॉलिड हो, ठीक है, बढ़िया दोस्ती है तुम्हारी। लिक्विड होते हैं थोड़े फ्री, है ना, लेकिन कंट्रोल में होते हैं, इधर उधर चले जाएंगे, शेप जैसा चाहे वैसा ले लेंगे। तीसरी होती है गैसेस, ये होते हैं बिल्कुल आजाद पंछी, एकदम फ्री स्पिरिट, कोई लोड नहीं दुनिया में। तो तीन हो गए हमारे पास स्टेट, सॉलिड, गैस और लिक्विड, समझ ही गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। मैं क्या है दोस्तों, शॉर्ट में तुमको बता रहा हूँ, डिटेल सारी दे रहा हूँ, छोड़ूंगा कुछ नहीं। हर एक चीज इतनी ही पूछी जाएगी जितनी मैं बता रहा हूँ। तो भाई स्टेट कैसे चेंज होती है, गैस को लिक्विड कैसे बनाए, अपनी जो बेसिक दोस्ती है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अब मैटर भी कभी कभी बोर हो जाता है और अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। जैसे बर्फ को गर्म करो तो क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, अरे पानी बन जाएगा। पानी को और हीट दो तो गैस ही बन गया। मतलब हीट सब कुछ बदल सकती है, सिर्फ एग्जाम्स के मार्क्स नहीं बदल सकती। क्या बोला सर, फटा हुआ जोक मारा आपने। कोई फटा हुआ जोक नहीं भाई, सत्य है, पढ़ लो, है ना। गैस से कुछ नहीं बदलेगा, पढ़ाई करना है तो बस, समझ गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की, कि भाई प्रेशर भी मैटर की स्टेट बदल सकता है। क्या बोला सर आपने, प्रेशर भी मैटर की स्टेट बदल सकता है। ज्यादा प्रेशर दिया तो गैस लिक्विड बन सकती है। जैसे कोला बॉटल शेक कर दो और फिर होता है ना, खटाक, सारा पानी स्प्लैश होके बाहर। करके दिखाऊं क्या, नहीं सर कैमरा खराब हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको कहते हैं इवापोरेशन, और उसके जो फैक्टर्स होते हैं ना जो उसको अफेक्ट करते हैं, अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो अब इवापोरेशन तो सबको पता है, कपड़े सुखाने का असली सीक्रेट। कैसे सूख रहे हैं तुम्हारे कपड़े। कुछ फैक्टर्स जो इवापोरेशन को फास्ट कर देते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इवापोरेशन मतलब पानी का भाप बन के उड़ जाना। यार क्या लोड ले रहे हो तुम इतना, पानी का भाप बन के जुप 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 ऊपर उड़ जाना। किसके कारण, गर्मी के कारण। तो इसका टेम्परेचर होता है भाई, गर्मी ज्यादा तो पानी जल्दी उड़ेगा, गर्मी कम तो पानी धीरे उड़ेगा। सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, हाथ घुमाने से जल्दी सूखेगा, मतलब हाथ घुमाने से जल्दी सूखोगे या हवा लेने से। तुम्हारा बोल रहा हूं। एयर स्पीड की बात कर लेते हैं भाई, पंखा चलाने से जल्दी सूखेगा। अरे भाई सबके अलग अलग कंसेप्ट चल रहे हैं। ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं, अगर हवा ऑलरेडी पानी से भरी हुई है तो सुखाना स्लो हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ऐसी काम के हैं। ह्यूमिडिटी के कारण पानी कभी कभी धीरे से सूखता है ना, ज्यादा गर्मी होगी तो जल्दी सूख जाएगा। तो अलग अलग सबका इफेक्ट है भाई। इवापोरेशन का पानी सुखाना मतलब वही है ना। तो हर एक टाइप के पंखे में जल्दी सूख जा रही है, वही मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। अब इवापोरेशन से ठंडी कैसे पड़ रही है, ये क्या बोल रहे हो सर, इवापोरेशन तो पानी बढ़ाता है ना, ठंडी कहां से लेके आ गए आप, बताता हूं। जब पानी इवापोरेट होता है तो अपनी एनर्जी लेके चला जाता है और हम ठंडा फील करने लगते हैं। इसीलिए महंगी महंगी परफ्यूम्स लगाओ या पानी छिड़को, ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है। लगा था कभी कभी, कूदा है कभी स्विमिंग पूल में से पैर डाला, फिर उसके बाद पूरा शरीर डाला, होता है। एकदम से स्विमिंग पूल में छलांग लगाने की हिम्मत एटलीस्ट मुझ में तो नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट। सर क्या करा, 10 मिनट में चैप्टर ही निपटा डाला, क्या करा आपने, कैसे समझाया। तो भाई और बहनों, अब अपन नया चैप्टर सीखेंगे। इस दुनिया में ना हर चीज मैटर करती है, समझ रहे हो। मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमेशा हिलते हैं। क्या बोले सर आपने, मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल हमेशा हिलते हैं, ये मैं तुमको बता दिया था। मैटर के अलग अलग स्टेट्स होते हैं जो चेंज भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने तुमको बता दिया भाई। और हाँ, इवापोरेशन सिर्फ पानी ही नहीं, दुख भी उड़ा सकता है। बस हवा का झोंका चाहिए। क्या शायरी बोली सर, इवापोरेशन सिर्फ पानी ही नहीं दुख भी उड़ा सकता है, बस एक हवा का झोंका चाहिए। सर आप शायरी वायरी बोलने लग गए हो। नहीं मैं कोई शायरी वायरी नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। हम भी कभी आशिक हुआ करते थे। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लो, उधर नहीं जाना। नेक्स्ट चैप्टर, तो अपन बात करते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर हमारे आसपास जो भी मैटर है, सारा पड़ा आड़ा लिखा इधर उधर का, ये सारा प्योर है, साफ सुथरा है, क्लीन है, क्या है भाई। तो अपन बात कर लेते हैं। अब ये टॉपिक ऐसा है जो आपके खाने से लेकर पानी, हवा और डेली लाइफ के हर छोटी बड़ी चीज से जुड़ जाता है। तो इस चैप्टर का नाम फिर से बोल देता हूं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। लेकिन सबसे पहले एक बात बताओ, क्या तुमने कभी चाय पीने के बाद कप के अंदर बची हुई पत्ती देखी है? देखी है?
तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि चाय प्योर है? नहीं सर, उसमें वो कचरा आ गया था हमारा, ठीक है। तो बिल्कुल सही। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है ना। मतलब कोई चीज मिक्स है या कोई चीज प्योर है, साफ है कि क्या बोले सर, समझेंगे मिक्सचर और प्योर मैटर क्या होता है, और कौन से मिक्सचर हमें तंग करते हैं और कौन से मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे कारण आते हैं या फिर जो हमारे काम भी आ जाते हैं कभी कभी। तो पहला पॉइंट, व्हाट इज अ मिक्सचर। तो चलो एक और मजेदार सवाल, क्या तुमने कभी समोसे के साथ चटनी खाई है? खाई है, खाई है, खाई है, मुझे पता है तुम लोगों ने खाई है। तो कैसी लगी चटनी सर? तीखी, एकदम मजेदार, मजा आ गई सर खाने की। अरे तो भाई और क्या, कभी आलू के साथ गोभी का मिक्सअप देखा है? आलू गोभी टमाटर, ओ सुकून सर। थोड़ी सी उसमें सेव भी डल गई, नमकीन भी डल गया, तो भाई साहब लाइफ सेट। तो ये दोनों क्या है भाई? ये मिक्सचर ही तो है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रैंडमली मिक्स हो जाए, अलग अलग मिक्स हो जाए, तो उसे ही तो मिक्सचर कहा जाता है भाई। हमारे एमपी में उसको मिक्सचर बोलते हैं, दार इंदौर की लैंग्वेज में, ठीक है। अब मैंने आपको सीक्रेट रिवील कर दिया, मैं कहां से हूं, एमपी से ही हूं भाई, है ना। हमारे यहाँ तो मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सचर विक्सचर कोई नहीं बोलता। तो मिक्सचर के सॉरी टाइप्स ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं। तो मिक्सचर होते हैं भाई दो टाइप के। कितने टाइप के सर? दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। जैसे लोग दो टाइप्स के होते हैं, एक जो क्लियर बात करते हैं और दूसरे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे मैं क्लियर समझाता हूं, लेकिन कुछ टीचर हमारे जो हमको खड़ा कर देते हैं कि तुम पढ़ो हम समझाएंगे, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या नाम लिया सर? होमोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर ऐसे होते हैं जो पूरे एक जैसे दिखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चाय, नींबू पानी, नमक वाला पानी। इनमें क्या है, अलग अलग पार्टिकल दिखेंगे नहीं पर होते हैं, है ना। पानी, पानी के अंदर नमक, तो नमकीन टेस्ट दिखते नहीं है ना। नमक दिखता है क्या? नहीं दिखता। दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग दिखेंगे। दूध के ऊपर तुमने कभी मलाई देखी है जो जम चुकी है, या फिर तुमने कभी सैंड या वाटर का मिक्सचर देखा हो? अच्छा, फ्रूट सैलेड की बात कर लेते हैं। कितना भी हिला लो नहीं मिक्स होगा, है ना। एप्पल अलग ही पड़ा रहेगा, बनाना अलग ही पड़ा रहेगा, भले टेस्ट अलग अलग आएगा लेकिन मिक्स नहीं होगा। तो जो अलग रहे वो हेट्रोजीनियस, जो मिक्स हो गए और गायब हो गए वो हो गए होमोजीनियस मिक्सचर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं भाई, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन तो यही है सर, जीवन में बड़ी तकलीफ चल रही है, आप उसका सॉल्यूशन दे दो। ये पढ़ाई वढ़ाई बाद में कर लेंगे हम। तो भाई अभी फिलहाल केमिस्ट्री का सुन लो। तो जब एक सब्सटेंस यानी सॉल्यूट दूसरे सब्सटेंस यानी सॉल्वेंट में प्रॉपरली घुल जाए तो उसे ही सॉल्यूशन कहते हैं। सर क्या आपने ये पंडिताइन वाली लैंग्वेज बोल दी? भाई जब दो चीजें एक दूसरे से मिल जाए, जो मिला वो सॉल्यूट, जो मिलने वाला था समझ गए ना। तो चीनी और पानी को देख लो, दोनों मिक्स हो गए, क्या हो गया? सॉल्यूशन। नमक में पानी मिक्स हो गया, क्या हो गया? सॉल्यूशन। दूध में चाय पत्ती मिक्स हो गई, क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। अब अगर तुम्हारी मम्मी चाय में 100 चम्मच शक्कर डाल देती है, चीनी डाल देती है, तो क्या होगा? जरा मेरे को तुम ही बताओ अब। तो बिंगो मेरे दोस्तों, इसका मतलब यही है कि हर सॉल्वेंट एक लिमिट तक ही डिसॉल्व कर सकता है। 100 चम्मच के बाद भाई इतनी सारी मिलेगी क्या उसके अंदर? मिक्स होगी क्या? अरे नहीं होगी, सब बट जाएगी। एक और छोटा सा टॉपिक अपन देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। अब समझो, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अगर एक ग्लास में थोड़ी सी चीनी डाली जाए तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। क्या बोला सर डाइल्यूट? अरे भाई ये तो पानी का टेस्ट कम हो जाएगा, ये चीनी चीनी नहीं लगेगी, दोनों का मिक्स आएगा कि चीनी वाला पानी। और अगर ग्लास में बहुत ज्यादा चीनी डाली जाए तो वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, पूरा ही मीठा पानी, चाशनी बना दिए हो सर। तो सर ये जो कोक आती है ना, हम पीते हैं, ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो बेटा कोक एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसमें शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड। एक और टॉपिक है, व्हाट इज सस्पेंशन। भाई सस्पेंशन क्या होता है? कैसे समझाओ, तुमको तो इजी लैंग्वेज समझ आती है ना। तो बताओ, तुमने कभी हल्दी का पानी या मिट्टी का पानी देखा है? हाँ सर देखा है। अगर तुम पानी और मिट्टी को मिक्स करो और थोड़ी देर छोड़ दो तो मेरे को बताओ क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं खड़ा हूं, वेट कर रहा हूं तुम्हारा। क्या होगा भाई? अरे भाई सीधी सी बात है ना यार, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी पानी ऊपर रह जाएगा। हालांकि पानी उसमें थोड़ा सा मिक्स रहेगा पर अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात यही है कि ऐसे मिक्सचर सस्पेंशन कहलाते हैं। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए वो सॉल्वेंट में मिक्स
नहीं होते और वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। समझ आई? जो बड़ा होता है वो मिक्स नहीं होता, वो नीचे चला जाता है। ओके, यही था भाई मेन चीज। अब अपन एक और छोटी सी चीज की बात करते हैं भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो तुमने दूध देखा है, दूध 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 पियो शक्ति बढ़ाओ, तो दूध एकदम स्मूथ लगता है, पर उसमें छोटी छोटी फैट की बूंदियां होती है जो हम देख नहीं सकते, दूध के अंदर होती है, हमको पता नहीं है। मैं बता देता हूं। तो इसी टाइप के मिक्सचर को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ये ना तो प्रॉपर सॉल्यूशन होते हैं ना ही सस्पेंशन, बस एक बीच का सेटअप होता है। अपन एग्जांपल ले लेते हैं ना, मिल्क हो गया, इंक होती है, क्लाउड्स 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 होते हैं प्रॉपर, इसमें पानी भी होता है कभी कभी, और वो धुआं जैसा भी दिखता है वो तुमको, है ना। और बटर ले लो, तो ये सब कौन से सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशंस है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और अपन चीज बात कर लेते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं सर। तो मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुमने कभी बर्फ पिघलते देखी है? ये पिघल के नीचे मेल्ट हो गई हो पूरी, ऐसी देखी है तुमने बर्फ? अरे देखी ही होगी भाई, सीधी बात है। अभी गर्मी का मौसम आएगा, बर्फ का लड्डू खाने जाएंगे, मजा आ गया। किया है, खाया है कभी? और क्या तुमने कभी पटाखों को जलते देखा है? बूम, पटाखों को जलते देखा है? हाँ, तो बस यही चीज है। तो ये दोनों चेंजेस क्या है? क्या है भाई? ये तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस है। चेंज हुआ ना, फटाका था पहले पिंडू सा, फिर फट गया एकदम से, बैम, बर्फ पिघल गई, बूम, है ना। तो सही भाई, आइस मेल्टिंग एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये वापस आइस बन सकती है। तो जो चीज वापस बन जाए वही होती है फिजिकल चेंज, और जो चीज अभी नहीं बन पाए वो केमिकल चेंज हो गई। पटाखा फूट गया, क्या आप उसको वापस पटाखा बना सकते हो? अरे नहीं बना सकते। तो यही तो है भाई केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या था? जिसमें सब्सटेंस का फॉर्म चेंज होता है पर नेचर सेम रहता है। जैसे आइस का मेल्टिंग हो गया, पेपर फाड़ दिया, है ना। सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं अपन पानी के अंदर, अगर पानी को उबाल के ऊपर उड़ा देना तो वापस सॉल्ट नीचे बच जाएगा, ठीक है। केमिकल चेंज की बात कर लेते हैं, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। क्या बोला सर? जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। बर्निंग हो गया, रस्टिंग हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, खाया कुछ और निकला बताना पड़ेगा क्या? नहीं समझ आया? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, खाया कुछ और निकला कुछ, केमिकल चेंज है। दूर नहीं जाना अपने को, शरीर में ही हो रहा है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि दुनिया में कोई भी प्योर सब्सटेंस सब मिलावट है, तो चिंता मत करो। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सर? क्या बोले, कितने टाइप्स के? दो। तो पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या है देख लेते हैं। ये एकदम एक टाइप के एटम से बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। जैसे गोल्ड बढ़िया होता है, प्योर होता है। सिल्वर प्योर होता है, बढ़िया होता है। ऑक्सीजन प्योर होता है, बढ़िया होता है। कॉपर बढ़िया होता है, प्योर होता है। गोल्ड का एक टुकड़ा हो, है ना, गोल्ड का एक टुकड़ा हो या बड़ा पीस हो, सेम प्रॉपर्टीज ही रहेंगी, कुछ डिफरेंस आएगा क्या? नहीं, गोल्ड गोल्ड है सर। जहां वहां दुबई में मिल रहा है वही हमारे इंडिया में मिल रहा है, ठीक है, वही चीज है। अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो ये क्या होता है ना, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पानी ले लो भाई, दो से ज्यादा मिक्स हो रहा है ना। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सॉल्ट ले लेते हैं अपन भाई NaCl। तो सर मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, जो हम पानी पीते हैं वो कंपाउंड होता है क्या? अरे बिल्कुल भाई, पानी एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो तुम प्योर पानी नहीं पी रहे, तुम ऑक्सीजन वाला पानी पी रहे हो। क्या बोले सर? अरे कुछ भी नहीं, जाने दो, समझ गए ना तुम। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं भाई, एटम और उसके मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजे आएगी तुम लोगों को इसमें, है ना। क्या होता है ना, एटम छोटी चीज होती है, मॉलिक्यूल बड़ी चीज होती है। क्या सर? अभी बताता हूं। अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया का बेस है। क्या है भाई? दुनिया का बेस, इससे ही दुनिया बनी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पर एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मम्मी आलू की सब्जी बना रही है और तुम कह दो कि बस आलू मत डालना, ठीक है, और सब्जी बना दो, क्या बोला भाई? मम्मी आप आलू आलू हटा दो, सब्जी बना दो, है ना। तो क्या होगा? सीधी सी बात है भाई, क्या होगा? सिर्फ मसाले ही बनेंगे, क्या सब्जी बन रही है? क्या आलू तो है ही नहीं। अब तुम बोलोगे आलू की सब्जी पर बिना आलू की, कभी हुआ है ऐसा? वेज चिकन खाया है तुमने कभी? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात यही है कि जैसे सब्जी छोटे छोटे इंग्रेडिएंट से बनती है ना, वैसे ही हर चीज एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी होती है। चलो आज समझते हैं कि ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। सर क्या? अरे बहुत बढ़िया चीज होती है, मजा आएगा तुम लोगों को। साथ बने रहो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपन समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो क्या है भाई लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? सर बताओ आप ही, हमको तो पता नहीं है तो बता रहा हूं ना भाई। केमिस्ट्री में ना, केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस नहीं होती, उनके पीछे कुछ रूल्स भी होते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं ना वही रूल्स की, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है भाई रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन? सर आप बार बार बोल रहे हो, बता तो रहे नहीं हो, बताता हूं ना भाई। इमेजिन करो, चलो इमेजिन करो तुम एक सैंडविच बना रहे हो। सर क्या भूल गए, तुम एक सैंडविच बना रहे हो। अगर तुम्हें ज्यादा जैम या कम ब्रेड लिया, तुमने जैम ज्यादा ले लिया, ब्रेड कम ले ली, तो सैंडविच अच्छा नहीं बनेगा ना। बिल्कुल वैसे ही केमिकल रिएक्शंस भी फिक्स लॉज को फॉलो करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहले अपन ये बात करते हैं। तो एक मैजिक ट्रिक देखते हैं, ठीक है, एक मैजिक ट्रिक। अगर तुम एक गिलास पानी लो और उसमें फिर से चीनी डाल दो, तो ग्लास का वेट बढ़ता है या सेम रहता है? मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ तुम। सर बढ़ता तो है, अब वो इतना देखा नहीं हमने कभी, पर बढ़ता है। आप बोल रहे हो बढ़ता है भाई, बढ़ता है, ठीक है सर, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों। ये बताता है कि मास कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस अपनी फॉर्म को बदल लेता है। एग्जांपल ले लें अपन, H2 या O2 को जोड़ दो तो क्या बन रहा है भाई? H2O बन रहा है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का टोटल मास सेम रहता है ना? सीधी सी बात है भाई, अगर आपने चीनी डाली है तो उसका वेट जाएगा कहां, उसका मास जाएगा कहां? यही है। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारी मम्मी चाय बनाए और हर दिन एक ही क्वालिटी में चीनी, एक ही क्वांटिटी में चीनी डाले, तो टेस्ट सेम रहेगा ना कि चेंज होगा? हाँ सर सेम रहेगा, टेस्ट तो चेंज थोड़ी ना होगा। तो बिल्कुल वैसे ही हर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो हर कंपाउंड के एलिमेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं। जैसे पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, H2O बोलते हैं। कभी 3 हाइड्रोजन नहीं हो सकता, अगर हुआ तो वो कुछ बनेगा ही नहीं। हर चीज का एक प्रॉपर फिक्स्ड रेशियो जरूरी है ना? प्यार किया तो एक से ही करना, लॉयल रहना, दूसरी आई तो रेशियो बिगड़ जाएगा। सर आप कहां हमको उधर लेके जा रहे हो? पढ़ाई कर लो, मैं तो तुमको ऐसे ही बोल रहा था। अगर तुमने इन सब चीजों पे ध्यान दिया है ना, तो भाई एटम की बात कर लेते, तुम एक एटम हो मान लो, तो एटम वो हीरो है। वो सर आपने हमको हीरो बना दिया। हाँ तो भाई तुम वो हीरो हो जो किसी भी सब्सटेंस का बेस हो, सबसे नीचू। ये इतने छोटे होते हैं ना कि माइक्रोस्कोप से भी क्लियरली नहीं दिखते, ये मैं तुमको भी बताया। एटम की दुनिया में एक और ट्विस्ट है, लेकिन ये कभी अकेला नहीं रहता, इसको चाहिए 2-3 दोस्त। ये तो मॉलिक्यूल्स बनाता है भाई, साथ में मिलता है ना तो ये बना देता है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एटम जब मिलेगा तो क्या बनाएगा भाई? मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। ऑक्सीजन अकेला नहीं रहता, क्या बन जाता है? O2 यानी अब बना वो ऑक्सीजन। O3 यानी ओजोन, ये बनता है। तो कभी अकेला नहीं घूम रहा, उसको चाहिए दोस्त। क्या चाहिए? दोस्त चाहिए। इसीलिए हमेशा एटम साथ में किसी को लेके चलता है। अकेला रहा तो दुनिया उसको मार देगी, खत्म कर देगी, खेल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय जय श्री राम। सबसे पहले लेंगे मम्मी डैडी का नाम। समझ आई? सिंबल्स की बात कर लेते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, पर हमें हर एलिमेंट का पूरा नाम लिखना पड़े तो कॉपी क्या होगी? भर जाएगी। इसलिए साइंटिस्ट ने हर एलिमेंट का छोटा सिंबल बना दिया है। वो तो तुमको देखो याद करने पड़ेंगे, है ना? उसकी कुछ अलग अलग ट्रिक्स होती है। अगर तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगा, है ना? बहुत इजी तरीके से उसको याद करने की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एग्जांपल लिख लो भाई, हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कार्बन का C होता है, सोडियम ना, अरे भाई Na, है ना? सिर्फ साइंटिस्ट ही जाने क्यों Na दिया है सोडियम को, मेरे समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। गोल्ड Au, अगर किसी का गोल्ड खो गया तो आउ चिल्लाता है ना, इसलिए उसको Au लिखा गया है। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें याद रखना, है ना? हंसो मत, आउ तकलीफ तो होती है, गोल्ड चोरी हो जाता है। तो Au गोल्ड का हो गया अपना नाम, छोटा नाम। तो याद रखना, एलिमेंट्स को छोटे सिंबल से लिखना मॉडर्न केमिस्ट्री का स्टाइल है। तुम नहीं चैटिंग करते टाइम छोटा लिखने लग गए हो आजकल, समझ नहीं आती है तुम्हें? पूरी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध हिंदी, शुद्ध भाषा। मत जाओ यार सर उधर, आप परेशान कर रहे हो हमको। हाँ तो भाई एक और चीज बात करते हैं। एटम होते हैं ना, तो उनका वजन होता है, उसको कहते हैं एटॉमिक मास। तो अगर हम एक वाटरमेलन और अंगूर को कंपेयर करो, किसको? वाटरमेलन और अंगूर को कंपेयर करो। अंगूर मतलब ग्रेप्स, तुम्हारी लैंग्वेज में जो बोलते हो वो। तो किसका वेट ज्यादा होगा?
मेरे हिसाब से तो वाटरमेलन का ज्यादा होगा। तो बिल्कुल वैसे ही हर एक एटम का अपना अपना क्या होता है दोस्तों, वेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सबका अपना अपना वेट बता देता हूं। हाइड्रोजन का 1 U कहते हैं, ऑक्सीजन का 16 U कहते हैं, कार्बन का 12 U कहते हैं। अरे सर 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 यू क्या है, यू 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 क्या बोले आप, 12 U 6 U 5 U क्या है? ये यू का मतलब है एटॉमिक मास की यूनिट। एटॉमिक मास की यूनिट, एकदम स्पेशल मेजरमेंट यूनिट दी है हमने, कुछ नहीं यू ही लगा दिया, खत्म, यूनिट। ओके, बताने के लिए जो तुम 15 किलो के हो तो केजी लिखते हैं ना भाई, किलोग्राम्स, वैसे ही इसका वेट बताने के लिए यू लिखते हैं। ओके, अब अपन इतनी देर से मॉलिक्यूल 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 कर रहे हैं, तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल सर? अरे नेक्स्ट टॉपिक है भाई, एटम्स अकेले रहना पसंद नहीं करते, तुमको बताया अभी मैंने। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओ मतलब हमारा गोला है ना, 2 मिलते हैं तब जाके O2 बनता है, ऑक्सीजन कहलाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, H2 प्लस O, H2O2 मिलता है तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। कार्बन 2 ऑक्सीजन से मिल गई तो कह लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना, मॉलिक्यूल दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा बेस है ना। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, परीक्षा में, एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए भूलना मत। बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम लोगों को मैंने बता दी है। अपन एक बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक तुम लोगों के लिए लेके आया भाई, केमिकल कंपाउंड्स को लिखते कैसे हैं। अब एक छोटा टेस्ट, पानी का फॉर्मूला क्या है सर? मैं बताऊं, आपने 5-6 बार बताया। हाँ बताओ। तो H2O होता है पानी का केमिकल फॉर्मूला। अच्छा चलो, वो तो मैंने बता दिया था ना। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। शाबाश मेरे बच्चों, केमिकल फॉर्मूलाज बताते हैं कि एक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं या कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एग्जांपल ले ले 2-3 मेरी तरफ से भी, जैसे मैंने तुमसे पूछ लिया तुमने बता दिया, वेरी नाइस। सबसे पहला लिख लो इंपॉर्टेंट, अमोनिया NH3। क्या बोला सर? अमोनिया यानी NH3। दूसरा ग्लूकोज, ग्लूकोन डी पीते हो, C6H12O6। याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड देख लो, H2SO4, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज याद रखना, इजी है अगर तुम एलिमेंट्स और उनके नंबर ध्यान से देख लो। ये तुमको 10th में बहुत काम आने वाला है, 10th में पहले चैप्टर में ही बहुत काम आने वाला है, इसलिए अभी पढ़ लो ना। क्या दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या तुमको? कहाँ जाना है? 10th में ही जाना है, कहीं दूर तो नहीं भागोगे पढ़ाई लिखाई से, है ना। अभी 9th क्लियर होगी, 10th में जाएंगे सर। 10th का कोर्स 9th से इजी है, पर यही सब उधर पूछा जाएगा एडवांस फॉर्म में। तो एक और छोटी सी चीज, एटम का मास देख लिया, मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। तो अगर तुम एक मॉलिक्यूल का टोटल वेट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? उसके एटम्स का मास ऐड करेंगे सर, बस। इसे ही मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ऑक्सीजन का वेट, हाइड्रोजन का वेट, दोनों को मिक्स कर दो, क्या बना? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या हो गया? स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। H कितने? 2, तो 2 into H। ऑक्सीजन कितना है? कितना भाई? एक ही है ना, तो 1 into O, तो 2 into 1 into 16 is equal to 18U। 18U क्या करा सर? आपने ऑक्सीजन का वेट मैंने ऊपर बताया था, मैं तुमको अब नहीं बता रहा, जाके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो क्या है। कुछ नहीं करना है, दोनों में कितने नंबर है उसका वेट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया मैंने। कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं हुई। तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास भी देख लो। जब एक आयोनिक कंपाउंड का मास निकालना होता है, क्या बोला सर आपने? जब एक आयोनिक कंपाउंड का मास निकालना होता है तो उसे फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। NaCl की बात कर लेते हैं, क्या हो गया भाई? सोडियम क्लोराइड। Na का क्या होता है? 23U। Cl का क्या होता है? 35.5U, है ना। तो फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 23 प्लस 35U, दोनों का मिला दो भाई, क्या हो गया? 58.5। शायद गलत हो तो कमेंट सेक्शन में सही कर देना मेरे को, है ना। तो ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, जो फॉर्मूला यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग था सर, बहुत कंफ्यूजिंग, कुछ समझ नहीं आया भाई। फॉर्मूला लगाओ, आगे बढ़ो, सबका वजन जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है तुमको। सबका वेट यू में दिया जाएगा, हाइड्रोजन अगर 2 है तो वो वेट को इंटू 2 कर दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है यार, सिंपल सा तो है यार, क्यों लोड ले रहे हो इतना। ये चैप्टर यही खत्म करो, नहीं पढ़ना सर, इसमें गणित ले आए आप तो, ठीक है। तो अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, मजा आएगा। क्या है भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एटम बताया था अभी दुनिया की सबसे छोटी चीज, है ना। अब भी हाल बताइए मेरे को,
फिर से बोल रहा हूं माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो तुम सब अपने घर के मिरर में जाके देखो, तुम खुद की ही शक्ल देख रहे हैं ना, मिरर में जाके हम किसकी शक्ल देख रहे हैं? खुद की शक्ल देख रहे हैं ना। पर अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो तुम्हारे अंदर करोड़ करोड़ एटम्स है जो तुम्हें तुम बनाते हैं। तुम खूबसूरत तुम्हारे कारण नहीं हो, उन एटम्स के कारण हो जिन्होंने तुमको डिजाइन करा है। तुमने कुछ नहीं किया है जो सुंदरता के नाम पे उचक रहे हो, एटम्स ही थे जिन्होंने तुमको बनाया है। मतलब हम सब एटम्स का क्या है भाई? कलेक्शन है, छोटा छोटा पर पावरफुल। तो चलो एटम की जर्नी समझ लेते हैं भाई, किसने डिस्कवर किया था, कहां से आया था, क्यों आया था, कैसे करा था, क्या होता है एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले समझते हैं। तो एक काम करो, फिर से आंख बंद करो और इमेजिन करो, ईयरफोन लगा रखे ना, हाँ, तो आंख बंद करो और इमेजिन करो कि एक प्लेनेट है, उसके पास छोटी छोटी सैटेलाइट्स घूम रही है। ऐसे ही ना वो जो घूम रही है ना, वही है एटम, खोल लो आके, है ना। ऐसे ही एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, प्लेनेट के आसपास गोल 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 घूमता है। तो एटम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। कहां पे रहते हैं भाई? न्यूक्लियस एकदम सेंटर में ना, न्यूक्लियस में रहते हैं, घर के बड़े भाई की तरह, है ना, हैवी और स्ट्रॉन्ग एकदम। कौन? प्रोटॉन। और उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करते हैं भाई, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी न्यूक्लियस में ही होते हैं, लेकिन शांत साधु बाबा की तरह बैठे रहते हैं, ओम, बस बैठे रहेंगे। तो न्यूट्रॉन्स कहते हैं कोई खास रोल नहीं होता, पावर वार कुछ नहीं होती, चार्ज वार कुछ नहीं होता, फालतू बैठे हुए घर में, घर का विधि लंका ढाए। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इनके ऊपर पाया जाता है भाई साहब नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। ये न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं एकदम शैतानी बच्चों की तरह, है ना। एटम एक स्टेडियम की तरह है। कैसा है भाई? एटम एक स्टेडियम की तरह है, न्यूक्लियस स्टेडियम का सेंटर है और इलेक्ट्रॉन्स ऑडियंस की तरह गोल 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 घूमती है ना। वेरी इजी, समझ गए होंगे तुम, है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं थॉमसन अंकल की। थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, है ना, इनका पूरा नाम था जे थॉमसन। इन्होंने सोचा कि एक एटम जो होता है ना, एक काजू कतली जैसा है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं काजू की तरह बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे गोल गोल नहीं होते। कैसे होते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या नाम लिया सर आपने? प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब भाई ऐसी एक पुडिंग जिसमें ना इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज का जो लगा हुआ है जाम, और इलेक्ट्रॉन उसमें बिछे हुए हैं भाई, रेजिन्स जैसे। रेजिन्स मतलब हमारे क्या, वो काजू जैसे इधर उधर, वो काजू नहीं सॉरी, किशमिश जैसे इधर उधर पटके हुए हैं, है ना। लेकिन सर ये तो बड़ा टेस्टी निकला। अरे हाँ भाई, टेस्टी तो था लेकिन गलत भी था। पर ये मॉडल गलत था। क्यों था गलत भाई? सीधी सी बात है, रदरफोर्ड ने इसे उड़ा दिया। किसने उड़ाया? रदरफोर्ड ने इसको उड़ा दिया और बोला कि चलो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया सर? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मतलब एक गोल्ड का पतला टुकड़ा लिया और उस पे अल्फा पार्टिकल्स मार दिए, धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। कौन से पार्टिकल मारे? अल्फा पार्टिकल्स धाड़ 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 करके मार दिए। 99% पार्टिकल्स सीधा निकल गए। मतलब एटम मोस्टली खाली है ना, मतलब एटम कैसा है? मोस्टली खाली है, सीधे सट 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 निकल गए। तो कुछ पार्टिकल्स एकदम बाउंस हो गए उसमें। मतलब न्यूक्लियस हार्ड और छोटा सा है, लेकिन छोटा है लेकिन हार्ड है। तो यही बात थी भाई रदरफोर्ड मॉडल की। उन्होंने क्या करा? की पॉइंट देख लेते हैं पर उनके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटम का मास न्यूक्लियस में होता है। क्या बोला उन्होंने? एटम का मास न्यूक्लियस में होता है। दूसरी चीज उन्होंने बोली इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास प्लैनेट्स की तरह गोल 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 घूमते हैं। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है। लेकिन इनमें ना एक प्रॉब्लम थी। क्या थी प्रॉब्लम? बस एक प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाते, ये सॉल्व नहीं कर पाए। ये किया नील बोहर साहब ने। अब नील बोहर साहब से बात करते हैं। बोहर साहब आ जाओ, आपकी मैदान में बारी है। बोहर साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं? फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसे ट्रेन के ट्रैक, जितना ट्रैक है उतने में ही ट्रेन चलेगी। ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। इनके अंदर ना अलग अलग टाइप के एनर्जी लेवल्स बने होते हैं, सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है। सबसे पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। क्या बोले सर? अरे ये शेल्स होते हैं, है ना, ऑर्बिट होते हैं गोल 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 गोल। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बदलना चाहता है तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करता है, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पार्टी करना चाहता है ना तो एनर्जी लेता है, और अगर बोर हो गया तो एनर्जी को छोड़ देता है। तो उसको ना उधर ही उधर घूमना पसंद है, गोल 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 ऑर्बिट्स में घूमता है। ऑर्बिट्स के नाम क्या है भाई? के, एल, एम, एन, बहुत सारे। ठीक है,
तो बोर का जो मॉडल था ना वो सबसे एक्यूरेट था और आज भी यही यूज होता है। तब तो ये एक बात बताओ सवाल कि ये जो दो आपने कैंसिल करवाए ना, ये जो दो गलत थे वो क्यों थे? तो एक दिन क्या हुआ, पहले एक कहानी और सुन लो। एक दिन जेम्स चैडविक ने सोचा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ होता है क्या अंदर, और उसने न्यूट्रॉन खोज लिया। ये न्यूक्लियस में रहता है। कहां रहता है मेरे दोस्तों? न्यूक्लियस में रहता है। पर ना पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, न्यूट्रल होता है। कुछ होते हैं ना कूल लड़के, कुछ होते हैं हॉट लड़के, ये भाई साहब न्यूट्रल है, रूम टेम्परेचर लड़का, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं? इन्होंने बोला साहब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन्स क्या देते हैं भाई? मास देते हैं, वजन देते हैं, पर इन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो आपके जो एटम का चार्ज है किसने दिया? न्यूट्रॉन ने। अब अगर प्रोटॉन एंग्री बॉस है और इलेक्ट्रॉन शैतान बच्चे, तो न्यूट्रॉन्स एकदम साइलेंट एम्प्लॉय है जो सबके काम कर देता है, चुपचाप सबकी बात सुनता है, लेकिन पढ़ा रहता है, आलसी है, निकम्मा है, मेरे जैसा। नहीं पढ़ूंगा सर, एग्जाम के आखिरी दिन ये वीडियो, लास्ट रिवीजन वीडियो वन शॉट देख देख के मैं पास करूंगा। ऑर्बिट बताया था, ऑर्बिट में मैंने बताया था अलग अलग होते हैं। तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई एग्जामिनेशन के लिए, इसको देख लो एक बार। तो इलेक्ट्रॉन का सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स्ड होता है ना, एकदम स्कूल की बस की तरह, मैं वही बैठूंगा। लेकिन इसमें ना एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n का स्क्वायर, ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसे तुम लोगों को मैंने बता दिया। अब के शेल में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एल शेल में पाए जाते हैं 8 और एम शेल में पाए जाते हैं 18। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ना दोस्तों, बिना परमिशन के सीट चेंज नहीं कर सकते, एनर्जी लगेगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, एनर्जी ही रिलीज करते हैं वो जब भी उनको सीट चेंज करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बता दिया। अगली बात करते हैं वैलेंसी की। तो एक बात बताओ भाई, तुम्हारी मम्मी सब्जी बनाने जाए और इंग्रेडिएंट्स कम हुआ तो क्या होगा? तो सर सब्जी अधूरी बनेगी और खाने में भी थोड़ा मजा नहीं आएगा, परेशान हो जाएंगे ना, टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल एलिमेंट्स भी कंप्लीट होने के लिए अपनी आउटर शेल को फिल करते हैं। इस टेंडेंसी को ही तो वैलेंसी कहते हैं भाई। वो अकेले ऐसे फिक्स, मतलब उनको चाहिए ना एक साइड बैलेंस चाहिए उन लोगों का, तो वही बैलेंस क्या होता है? वैलेंसी पाई जाती है। अब जैसे आसपास के आउटर शेल में उन्होंने सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो उनका बैलेंस क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। वही हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, कितनी वैलेंसी? 1। ऑक्सीजन का अपन ले लेते हैं, वैलेंसी कितनी होती है भाई? 2 होती है। बैलेंस, आसपास के इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं आसपास के ऑर्बिट में। कार्बन की कितनी होती है? 4 होती है। ये कार्बन ध्यान रखना है, 10th में बहुत जरूरी है, मेरे वीडियोस में जाके पहले देख लो। तो जैसे किसी रोटी की भूख 2 रोटी से पूरी होती है, वैसे ही एटम्स की वैलेंसी उनके आउटर शेल की रिक्वायरमेंट से बताती है, ठीक है। आउटर शेल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही होती है वैलेंसी। अब थोड़ी सी बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एटम की पढ़ाई कर रहे हैं, एटम क्यों पढ़ रहे हैं? जरूरी है, कोर्स में है ना। नहीं भाई, एटम बेस है जिससे तुम बने हो, अभी बताया था, तुम्हारी सुंदरता उसी के कारण आई है। तो अगर तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें एक स्टूडेंट की पहचान करनी है तो उसका रोल नंबर देखोगे, राइट। वैसे ही एलिमेंट्स की पहचान उनका नंबर होता है। क्या बोला सर? एलिमेंट्स को पहचानने के लिए उनका नंबर होता है एक अलग अलग प्रकार का। अब एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं, मास नंबर की बात कर लेते हैं, सब समझ में आ गया तुम लोगों को। मास नंबर बता देता हूं, एटम का नंबर तो बता दिया। मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 1, इसी का मास नंबर भी होता है 1। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन मास का नंबर होता है 16। तो जितना बड़ा मास नंबर उतना बड़ा एलिमेंट। क्या बोला सर? जितना बड़ा मास नंबर उतना बड़ा एलिमेंट। ये एग्जांपल्स याद रखो, भूलो मत। एक छोटे से पॉइंट और क्यू2 सा पॉइंट लेके आया हूं, आइसोटोप और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो सर क्या होते हैं बताओ, आप ही बताओ। बता देते हैं। ट्विन ब्रदर्स देखे हैं कभी? ट्विन ब्रदर जुड़वा, एक जैसा फेस होता है बट वेट अलग अलग होता है, हरकतें अलग अलग होती है। तो आइसोटोप्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। बात करते हैं आइसोटोप्स की, ऐसे एटॉमिक नंबर उनके सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग होता है। क्या बोला सर? एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर इनका अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स देख लेते हैं, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया। अरे क्या नाम है सर? तुमने नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, बता रहा हूं, ध्यान रखो, ठीक है। मतलब भाई क्या दिख रहा है? दिखने में सब सेम है पर एक पतला है और एक मोटा है, हरकतें सबकी सेम है।
आइसोबार की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोबार क्या होते हैं? इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम मास नंबर होता है। एलिमेंट्स अलग होंगे लेकिन मास कैसा होगा? सेम होगा। एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का कितना? 40। आर्गन का कितना? 40। सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, है ना। मतलब एक दिन स्कूल में ही मास नंबर वाले दो अलग स्टूडेंट्स आए बट अलग सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आज हमने क्या क्या सीखा सब कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। इसी के साथ केमिस्ट्री के लिए धन्यवाद और लोड मत लो। ये जो 40 मिनट में तुम्हारा मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट किया है ना, बहुत मजा आएगा तुमको वैसे ही फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ने में। ठीक है, तो 3-3 चैप्टर दोनों, 3-3 4-4 चैप्टर दोनों के बचे। फटाफट ये वीडियो कंप्लीट करो। अगला वीडियो चैनल पे सेम डे ही प्रेजेंट होगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 12 घंटे बाद में बायोलॉजी का वीडियो डाल दूंगा। उसको देख लेना एग्जामिनेशन पर्पस से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा किया तो तुम बोर हो जाओगे। मैंने सुना है तुम लोग नहीं झेल पाते 3-3 4-4 घंटे की लंबी लंबी मैराथन्स, नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छोटे छोटे वन शॉट वीडियो मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। क्या है ना, अलग अलग वीडियो देखोगे तो देखने की बड़ी मजा आएगी। ठीक है, तो क्लास मेरे दोस्तों, अब किसी ने अगर एटम का स्ट्रक्चर पूछा तो एकदम साइंटिस्ट बन के उन लोगों को एक्सप्लेन करके आना, डरना मत, क्योंकि हर एक चीज बता दी है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए भारत माता की जय। और हर्षल भैया को सब्सक्राइब कर दो यार, बायो आने वाला है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, टाइम वेस्ट मत करो। ओके, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, मैं ज्यादा नहीं बोलता भाई। पर क्या है ना, तुम्हारे इंपॉर्टेंस के लिए लोड मत लो, घबराओ मत, बहुत इजी सब्जेक्ट है, याद हो जाएगा। फटाफट एग्जाम में फोड़ के आओगे, भरोसा रखो भाई पे, है ना। नहीं भरोसा तो जाके देख क्या हो कुछ नए शॉर्ट्स हमारे, है ना। चलो एंजॉय करो, बाय बाय, सी यू। बायो के साथ मिलते हैं अगले आधे दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, फटाफट लाके दूंगा, है ना। तो घबराओ मत, इजी लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ लेंगे। मजा करो जीवन का और एंजॉय। हैव अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।